हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फास्फोरस एवं उर्वरक। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था नाइट्रोजन और हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे फास्फोरस। तो फास्फोरस हम बता दें, आप 3 पर आपको पढ़ने को मिल जाएगा। सिंगल सुपर फास्फेट, DSP डबल सुपर फास्फेट और TSP ट्रिपल सुपर फास्फेट। तो आपको 3 तरह की फास्फोरस पढ़ने को मिल जाएगी। चलिए कुछ हम बातों को जो यहाँ पे नोट है उनको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। फास्फोरस भी नाइट्रोजन की तरह एक अत्यंत ही आवश्यक तत्व है जिसके कोशिका विभाजन में आवश्यकता होती है। हमारे पूरे देश की भूमि में प्राय इस तत्व की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन की कुछ मात्रा सजीव जीवाणु के द्वारा नाइट्रोजन से भी भूमि को प्राप्त होती है, लेकिन फास्फोरस विभिन्न उर्वरक तथा खादों के द्वारा ही भूमि को प्राप्त होती है। यहाँ पे कहना यह चाह रहे हैं कि नाइट्रोजन तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में कई बार पढ़ा है, मैंने बताया हूँ कि राइजोबियम के थ्रू कुछ नाइट्रोजन खेतों में प्राप्त हो जाती है, लेकिन जो फास्फोरस जो है ना, ये पौधों को प्राप्त नहीं होती। इसको हमें बाजार से खरीद कर देना ही पड़ता है और आवश्यक भी है, क्योंकि कोशिका विभाजन के लिए इसकी महत्वपूर्ण कार्य होती है। कभी कभी ऐसे भूमि में भी फास्फोरस उर्वरक देने की आवश्यकता है जिनमें अविलीय फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होती है, जो अघुलनशील होती है, असोल्युबल होती है ना। तो फास्फोरस घुलनशील अवस्था में देने पर भी अचल हो जाता है। यह इसकी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है ना, कि हम कुछ भी चीज़ को देते हैं और क्या होता है कि अचल हो जाती है। अचल मतलब अक्रिय, सक्रिय नहीं, अक्रिय मतलब डालने के बाद वो क्रिया करता ही नहीं है, तो कोई काम का नहीं हुआ, है ना। उर्वरक रूप में जो फास्फोरस दिया जाता है उसका लगभग 33% भाग पौधों को प्राप्त होती है। शेष मात्रा अप्राप्त अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसको फास्फोरस यौगीकरण भी, या यहाँ पे देखिए लिखा है फास्फोरस फिक्सेशन कहलाता है। 2 मिनट रुकना, इसलिए मैं हमारे पे बटन आ चुके हैं, अब थोड़ा बता सकते हैं हम अच्छे से, है ना। थोड़ा सर्दी पकड़ लिया है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये जो टॉपिक है कि फास्फोरस युक्त उर्वरकों में फास्फेट कैल्शियम के साथ संयुक्त रहता है और कैल्शियम की मात्रा के अनुसार फास्फोरस को निम्न रूप में दिया जाता है, जो कुछ नीचे ये जो 3 दिया गया है ना। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि मोनो कैल्शियम फास्फेट, डाई कैल्शियम फास्फेट और ट्राई कैल्शियम फास्फेट। तो यही जो है, यानी कि हिंदी में कुछ अलग नाम होती है, इंग्लिश में कुछ और, है ना। और साथ में याद कर लीजिएगा, है ना, मैं बता दूँ, ये जो सूत्र है, मैं थोड़ा गलत चीज़ कर दिया। ये सूत्र बिल्कुल याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में काम आती है ना। देन इस पर नीचे दिए गए कि विभिन्न फसलों के दृष्टिकोण से फास्फोरस का मोनोक्लेशियम फास्फेट रूप ही सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है, यानी पानी में घुलनशील है और पौधे इसी रूप में ग्रहण करते हैं। जो पहला जो है ना, मोनोक्लेशियम फास्फेट, ये जो पौधे को अच्छी तरह से ग्रहण करती है। चलिए हम लोग जल्दी से कवर कर लेते हैं। बहुत छोटी छोटी बात है ना, क्योंकि कॉलेज समय तो इससे भी और भी डिटेल से पढ़ना पड़ता है। चलिए फिर बात कर लेते हैं आगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ कुछ इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि विभिन्न फसलों के दृष्टिकोण
से फास्फोरस मोनोक्लेशियम फास्फेट रूप से ये महत्वपूर्ण पदार्थ है, यानी ये पानी में घुलनशील है और पौधे के इस रूप में ग्रहण करते हैं। तो हमारा एक नया टॉपिक आता है यहाँ पे, है ना, ये रही। तो मैंने आप बताया था, कुछ याद आया हो शायद, सुपर फास्फेट, है ना। यह फास्फोरस देने वाली खादों में इसका प्रमुख स्थान है ना। सुपर इसलिए बोला गया है क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं का उपयोग किया जाता है। फसलों के लिए इसका उपयोग सबसे अधिक होता है। जो सुपर फास्फेट सही प्रकार की भूमियों के लिए उपयोगी उर्वरक है, परंतु उदासीन मिट्टियों में इसका असर बहुत अधिक होता है और भारी जलोढ़ भूमि में इनका प्रयोग करने पर भी कम लाभदायक होता है। तो फास्फेट अपर्याप्तता के कम करने वाली आजकल दानेदार सुपर फास्फेट बनाते हैं, है ना। आजकल देखें ना, कई बाज़ार में कई तरह के दानेदार, है ना, चीनी जैसा, राखड़ जैसा, मतलब तरह तरह की यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है अभी। सुपर फास्फेट को खनिज कैल्शियम से बनाते हैं। गंधक अम्लीय के समान भार को कच्चे खनिज फास्फेट और फास्फेट के बहुत बारीक चूर्ण के साथ मिलाने में यह उर्वरक बनाया जाता है। दलहनी फसलों के लिए सुपर फास्फेट सर्वोत्तम उर्वरक है। याद रख लीजिएगा, यहाँ पे क्या बताया है कि दलहनी जो फसल है ना, उनके लिए जो है क्या है, सर्वोत्तम उर्वरक है। शायद पूछ दे विकल्प में, MCQ, है ना, दे देगा कि दलहनी फसल के लिए सर्वोत्तम उर्वरक कौन सा है, तो कौन सा है, सुपर फास्फेट, है ना। तो कार्बनिक उर्वरक के साथ सुपर फास्फेट का प्रयोग अधिक लाभदायक होता है और सुपर फास्फेट का रंग कैसा होता है, भूरे रंग का चूर्ण होता है जो पानी में घुलनशील होता है। इसमें P2O5 की प्रतिशतता निम्न प्रकार दी गई है, जो यहाँ पे दी गई, तो मैंने शायद बताया हूँ, सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट और ट्रिपल सुपर फास्फेट। तो इन तीनों का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। किसान भाई से पूछेगा तो किसान भाई इन्हीं लोग को ज़्यादा बताएंगे कि इन्हीं लोग को ज़्यादा उपयोग किया जाता है। देखिए, सिंगल सुपर फास्फेट में 16% होते हैं, डबल सुपर फास्फेट में 32% और ट्रिपल सुपर फास्फेट में 48%। तो ये सब में देख सकते हैं कि अब एक इक्वल, मतलब बोले तो मल्टीप्लाई होते जा रहा है ना, 16 16 2 32, 16 3 48, है ना, ऐसा। तो अब क्या याद कर लेना कि SSP, है ना, लिखना क्या है, ऐसे लिखना SSP, ठीक है, SSP सिंगल सुपर फास्फेट, ठीक है। फिर लिखना क्या, DSP, ठीक है। तो डबल सुपर फास्फेट, इसमें कितना है 16, इसमें कितना है 32, है ना। यहाँ और TSP में कितना है, TSP ट्रिपल सुपर फास्फेट, इसमें कितना है 48, है ना। तो ऐसे याद रख लेना है, तो बहुत ईजी तरीका है ना। देन इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग, ये जो है सुपर फास्फेट का निर्माण यहाँ पे बताया गया कुछ, सबको हेडलाइन में कर देता हूँ। ये देखिए, है ना, इन जगहों पे इनका निर्माण होता है जो शहरी स्थलों में किया जाता है। तो नाम बता दूँ, जैसे भावनगर गुजरात, बड़ौदा गुजरात, सिंदौरी बिहार और दिल्ली आदि में इनका शहरों में किया जा रहा है। दूसरे यहाँ बात कर लेते हैं हड्डियों का चूर्ण, है ना। ये जो है हड्डियों का चूर्ण यहाँ पे दिया हुआ है। हड्डियों के उर्वरक का प्रयोग प्राचीन काल से चला ही होता आ रहा है और इनमें पर्याप्त फास्फोरस मात्रा में पाया जाता है। मैं बता दूं दोस्तों, आपने हड्डियों का चूर्ण यहाँ पढ़ रही है और आपको कॉलेज में पढ़ने को मिलेगा, है ना। हड्डियों का चूर्ण आपको वहाँ भी पढ़ने को मिलता है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में मिल जाता है, फर्स्ट ईयर में। साधारणतः अस्थि का चूर्ण 2 रुपये में पाया जाता है। कितने रुपये में पाया जाता है, 2 रुपये में पाया जाता है। पहला है कच्चा अस्थि चूर्ण, यानी इंग्लिश में बोलते हैं रॉ बोन मील। देन सेकंड है भाव उपचारित अस्थि चूर्ण, यानी स्टेम बोन मील। हड्डियों को सुखाकर वहीं पीस लेने से अच्छा चूरा बन जाता है, परंतु वसा की उपस्थिति के कारण हड्डियों का शीघ्र विच्छेदन नहीं होता, जिनके कारण पौधों को शीघ्र प्राप्त नहीं होता। इसलिए चूरे में लगभग 3% नाइट्रोजन और 24% कितना होता है, फास्फोरस होती है ना। तो बहुत ज़्यादा है इसमें, आप देख सकते हो, है ना।
24%, वही हड्डी की चूर्ण में। तो बहुत अधिक मात्रा है, क्वांटिटी है ना। ऑलरेडी हम लोग 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए हम लोग करते हैं। हड्डियों को ना 15 से 20 पाउंड दाब पर भूमि में उपचारित करने पर वसा प्राप्त अलग हो जाते हैं और सुखाने के बाद हड्डियों का चूर्ण अधिक बारीक रूप से तैयार किया जाता है। खाद्य रोग अपना प्रभाव जल्दी दिखाते हैं और इसमें 22 से 30% फास्फोरस और 1.0 मतलब 1 से 2% क्या है नाइट्रोजन पाई जाती है, क्योंकि वो वाला अलग था, एक अलग है चूर्ण, तो थोड़ा डिफरेंस समझिएगा। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे। यह सभी प्रकार की भूमियों के लिए उपयुक्त होती है, मतलब आप इनका उपयोग किसी भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसी प्रकार इस खाद में कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण भूमि की अम्लीयता को भी कम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का सेकंड खाद जो आ चुका है DAP। है ना, यह है DAP का क्या होता है, डाई अमोनियम फास्फेट। यह हल्के कथाई यानी कथा कलर की दानेदार उर्वरक। इस उर्वरक से नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों ही मिलते हैं। यह बाजार में 2 ग्रेड के मिलते हैं, 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस, और दूसरा 21% नाइट्रोजन और 53% फास्फोरस। तो इन उर्वरक की प्राय सभी क्षेत्रों में बहुत मांग है ना। बात कर लीजिए, यह क्षारीय तथा चूनेदार भूमि में सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है और इसका प्रयोग उन क्षेत्रों में के लिए अच्छा रहता है जहां फास्फोरस की आवश्यकता नाइट्रोजन से अधिक होती है। और इस उर्वरक को मिश्रण बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। यह उर्वरक अम्लीय होता है, इसलिए लगातार खेत में प्रयोग करना भूमि अम्लीय हो जाता है, इसलिए वायुमंडल की नमी में यह अधिक शोषण नहीं करती, इसलिए गोदामों में आसानी से इसे रखा जा सकता है और प्राय सभी फसलों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह उर्वरक अमोनिया और फास्फोरिक अम्लों को मिश्रित करके बनाया जाता है, जो बड़ौदा गुजरात हमने पढ़ा था कुछ देर पहले। कारखानों में कुछ ऐसे तैयार किया जाता है। और हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे, नया टॉपिक तो नहीं है लेकिन हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि अब देने की विधि है ना। अभी जानना जरूरी है, क्योंकि इतने डिटेल से आपको कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है, आपको केवल वहाँ लेक्चर चलती है। तो आप ना सुनने की आदत डाल दीजिए ताकि आप अच्छे से सुन सको, है ना। क्योंकि कॉलेज में ना कुछ टॉपिक लिखेंगे और बस लेक्चर देते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा लिखवाएंगे या पूरा दिखाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। बुक देख के पढ़ा देंगे बस। तो आप अभी से आदत डाल लीजिए कि अच्छे से सुनिए। अगर सुनना आदत डाल लिए ना और देखना, तो मैं पक्का कहता हूँ कि अब कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है ना। फास्फोरस देने वाली उर्वरक बुआई के समय या पहले अथवा बुआई के समय खेत में प्रयोग करनी चाहिए, ताकि प्रारंभ से ही फसल की अच्छी वृद्धि हो सके। बरसिम की फसल अच्छा बीज लेने के लिए अंतिम 3 से 4 कटाई के बाद भी सुपर फास्फेट का प्रयोग करना चाहिए। बोन मील का प्रयोग खड़ी फसल में नहीं की जाती। बोन मील मतलब हड्डियों का चूर्ण जो है वो खड़ी फसल में नहीं की जाती, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमने पढ़ा था अभी बोन मील, है ना। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा था आपको मालूम है। हमने पढ़ा कि फास्फोरस क्या होती है ना, कैसे बनता है, कहाँ कहाँ बनती है, इनके टाइप्स कौन कौन है। सिंगल मतलब TSP, SSP, DSP और TSP। SSP का मतलब सिंगल सुपर फास्फेट, DSP का मतलब डबल सुपर फास्फेट, TSP का मीन्स ट्रिपल सुपर फास्फेट। उसका एक नंबर था, सीरियल नंबर जैसा 16, 32, 48। तो आपको आसानी से याद हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसके बाद हमने पढ़ा उपयोग करने की विधि, है ना, कैसे रिमूव करना चाहिए, कैसे रिमूव नहीं करना चाहिए, और इसे आसानी से रखा जा सकता है कि नहीं घरों में, है ना। तो इस सब बारे में हमने पढ़ा कि घरों में आसानी से रखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन हाँ ये थोड़ा अम्लीय है और इनका उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, तो इनका उपयोग जिस क्षेत्र में नाइट्रोजन की अधिक मांग हो उस क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका था और यहाँ बात कर लेते हैं नया टॉपिक ए कि खेत में फास्फोरस उर्वरक देने की विधि। अब तो हम खेत में देने के समय वो जान लिए है ना कि किस किस में देना है। खड़ी फसल में बोन मिल का उपयोग नहीं कर सकते, बाकी सभी का उपयोग कर सकते हैं, तीन है ना। बोले हैं कि हाँ जैसे बरसीम यानी चारे वाली फसल ले रहे हो तो 3 से 4 कटाई के बाद भी सुपर फास्फेट का प्रयोग किया जा सकता है। फिर यहाँ बात कर लेते हैं हम कि खेत में फास्फेट उर्वरक देने की विधि। इस उर्वरक को खेत में देने के पश्चात स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन हो जाता है और इसलिए इसका जड़ क्षेत्र यानी रूट जोन के मध्य स्थापन प्लेसमेंट विधि से देते हैं। बुआई के समय पोरा अथवा फर्टिसाइड ड्रिल के द्वारा 20 से 4 से 5 सेंटीमीटर नीचे इन उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है ताकि जड़ों को ये आसानी से और शीघ्रता से प्राप्त हो सके। तो इसके बाद यहाँ दिया गया कि आसानी से प्राप्त हो सके। और बरसीम की खड़ी फसल में सुपर फास्फेट पानी में घुल जाता है, या है ना, घोल जो है छिड़काव कर सकते हैं। तो ये रही आज की टॉपिक हम लोग की यहीं कंप्लीट होती है। सॉरी एक्चुअली मैं एक सप्ताह से कुछ काम से बच गया था और मैं प्रॉपर वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन आपसे कंटिन्यू वीडियो डलेगी क्योंकि मैं भी थोड़ा सा कुछ का काम में बच जाता हूँ, इस वजह से मैं भी टाइम नहीं दे पाता हूँ। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। क्योंकि मेरा मानना है या मेरा कहना है कि मैं जिसको पढ़ाऊँ ना वो अच्छे समझ जाए, नहीं तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।